हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी छात्र बहुत अच्छे होंगे और इस समय अपनी तैयारी में फुल फॉर्म में लगे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। हाँ, हमेशा ही वीडियो में कहता हूं कि मुझे उम्मीद है। देखो, आपसे उम्मीद ही कर सकते हैं और उम्मीद के अलावा ये भी कह सकते हैं कि आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरें और खरा उतरेंगे भी, मुझे पूर्ण विश्वास है, ऐसी बात नहीं है। और बाकी तो ये है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। बाकी जो छात्र नहीं पढ़ रहे होंगे उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि पढ़ें। देखो, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता है। सभी वीडियो में मैं यही बोलता रहता हूँ कि उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अच्छे तो खैर होना चाहिए, अच्छे होंगे और बाकी पढ़ रहे होंगे। पढ़ना तो आपको है ही। देखिए, ज़िंदगी का सबका अपना एक लक्ष्य होता है और उसको प्राप्त करने के लिए लक्ष्य यदि बनाया है तो उसको प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जी जान, अपना 100% आपको लगा देना है ना। क्योंकि समय जब निकल जाता है तो सिर्फ पछतावा रह जाता है कि यार कोशिश कर लेते, मेहनत कर लेते तो शायद हम लोग कहीं और होते। यही बाद में सोचने में आता है। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि सफलता आप किसी भी क्षेत्र में यदि प्राप्त करनी है आपको, तो मेहनत ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके माध्यम से हम लोग वो प्राप्त कर सकते हैं जो हमने अपनी लाइफ में सोचा है। और कई बार तो हम वो भी प्राप्त कर लेते हैं कि हम लाइफ में कभी सोचा भी नहीं है, वो भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो गर्मियों का समय है, अभी गर्मियों का अवकाश चल रहे हैं, बच्चे घर पे हैं ज़्यादातर। बहुत सारे बच्चे जो अवेयर हैं, जिनके पेरेंट्स अवेयर हैं चीज़ों से, उनने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया है। या जो बच्चे भी बाहर नहीं जा सकते हैं लेकिन अवेयर हैं, लेकिन वो घर पे भी पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो घर पे पढ़ रहे हैं। मुझे पेरेंट्स के भी फ़ोन आते हैं, बच्चों के भी फ़ोन आते हैं। कोई समस्या आती है तो आप भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपका हमेशा भी कोशिश मेरी रहती है कि बच्चों के कॉल्स मैं रिसीव करूं। अगर नहीं कर पाता हूं तो मैं उनको बाद में कॉल कर सकूं, उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकूं। कोशिश रहती है। कभी कभी ज़्यादा व्यस्तता के कारण आपका जवाब नहीं दे पाता हूं कॉल्स का या आपके क्वेश्चंस का, पर मेरी कोशिश रहेगी आप आधी रात को भी फ़ोन करोगे ना तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका कॉल रिसीव करके आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। ठीक है, कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित आपको समस्या आती है तो आप मुझे ज़रूर याद कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बाकी मैं एक कहना चाहूँगा कि बेटा, इस समय हमारा, जैसे मैं एग्रीकल्चर से हूँ तो एग्रीकल्चर के बारे में मैं आपको हमेशा जानकारियाँ देते रहता हूँ, नई नई जानकारियाँ, और आगे बढ़ने के लिए रास्ते मैं आपको बताता रहता हूँ। आज एक अहम बात मैं आपको बताऊँगा, वीडियो से पहले सुनिए। पहले अहम बात क्या है? देखिए, पीएटी की तैयारी बहुत सारे छात्र करते हैं और सबका अपना अपना एक मकसद होता है कि हमें जो है क्वालिफाई करके और एक कॉलेज प्राप्त करना है। आपको पता है 15 से 16 कॉलेज हमारे एमपी में हैं और एमपी पीएटी में जो 15 कॉलेज हैं उसमें आपको पता है कहाँ कहाँ कॉलेज हैं, आपको जानकारी होगी। यदि नहीं है तो मेरा एक वीडियो देख लें, उसमें मैंने बता रखा है। बाकी सबसे बेस्ट कॉलेज जो होते हैं, टॉप 5 जो कॉलेज हैं, वो आपका सबसे फर्स्ट पे जो आता है वो आपका इंदौर कॉलेज है और सेकंड पे जबलपुर और ग्वालियर, दोनों बराबर पे हैं। जो भी बच्चा लेना चाहते हैं तो टॉप 3 कॉलेज यही रहते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा इन्हीं को चुनते हैं। तो ये मिलते कैसे हैं और ये सबसे बेस्ट क्यों हैं? तो 2 सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ। पहला तो ये कि ये बेस्ट क्यों है। बेस्ट इसलिए है कि प्लेसमेंट बहुत बेहतर है, कि पढ़ाई बहुत बेहतर है और प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है। डिग्री करते करते बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, ग्वालियर हो चाहे आपका इंदौर हो या जबलपुर हो। ठीक है ना। जबलपुर में और ग्वालियर में तो इनके विश्वविद्यालय भी हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर में है और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो आपका ग्वालियर में है। ठीक है ना। तो दोनों विश्वविद्यालय हैं, दोनों के अपने अपने कैंपस हैं एग्रीकल्चर के, तो बेस्ट हैं, इनको बच्चे चुनते हैं। मिलता कैसे है? और देखो, ऐसे आपके नंबर अच्छे होना चाहिए, मेन चीज़ है। पीएटी क्वालिफाई करना एक छोटी चीज़ है, अच्छे नंबर लाना ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं तो बिल्कुल अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि अच्छा पढ़ोगे, अच्छे नंबर लाओगे तो सफल होने के चांस भी अच्छे। इस सफलता का मतलब ये नहीं है कि पीएटी क्वालिफाई कर लिया और बस सब हो गया, नहीं। पीएटी क्वालिफाई करने की डिग्री होती है बीएससी एग्रीकल्चर, जो कि 4 साल की डिग्री होती है। और मैं चाहता हूँ कि 4 साल होते होते होते
जैसे ही 4 साल आप कंप्लीट करें और उससे पहले ही आप लोग सेटल हो जाएं। सेटल का मतलब ये है कि आपकी जॉब लग जाए, मतलब आपको प्लेसमेंट मिल जाए। अच्छा, आपको कोई ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी आपको उसमें आपका सेलेक्ट हो जाए और कहीं ना कहीं आप अच्छा पैकेज आपको मिल सके। गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत अच्छा पैकेज मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट के चक्कर में पड़ के, उनको जो प्राइवेट वाले हैं थोड़ा सा बेवकूफ़ बना देते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादा समझ तो होती नहीं है, तो कहते हैं, बोलते हैं अच्छा है, हाँ प्लेसमेंट है फलाना ढिंका, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। गवर्नमेंट में देखो बहुत अच्छे प्लेसमेंट है। एग्रीकल्चर आपको पता है इसको बहुत अच्छा है। जो बच्चे इस समय अभी एग्रीकल्चर में हैं और अभी एग्रीकल्चर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के लिए हो और चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हो, तो वो बहुत बेहतर करने वाले हैं आगे, क्योंकि उनका भविष्य बहुत अच्छा है बाकी सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो। ठीक है ना। तो यही उम्मीद है आप लोग आगे बढ़ें इसी प्रकार से और पढ़ते चलें। कोई समस्या यदि आती है तो हम बैठे हैं, मोबाइल नंबर आपके पास हैं, ये नंबर भी आगे दे रखें। अच्छा हाँ, क्रैश कोर्स नोट्स PDF की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यदि किसी बच्चे को ज़रूरत है, बाहर नहीं जा सकते हैं, 10 20 25 50 हज़ार रुपये वो खर्च नहीं कर सकता है 2-3 महीने में। सही बात है, देखो बड़े बाहर की सिटी में जाता है बच्चा, जैसे इंदौर ही चले जाओ, जबलपुर चले जाओ, ग्वालियर चले जाओ, तो आपको पता है कि लगभग जो खर्चा आने वाला है 3 महीने का 30 से 40 हज़ार के समथिंग खर्चा आने वाला है। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे ये खर्चा नहीं उठा पाते, पेरेंट्स उतना नहीं दे पाते हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। पर हम आपको ये नोट्स अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन वही बच्चे नोट्स लें जो पढ़ सकें, रियल में सेल्फ स्टडी कर सकें, वही नोट्स लें। आलतू फालतू अगर मेहनत नहीं कर सकते हो तो बेटा बिल्कुल ना लें, पैसे फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो खुद की क्षमता खुद को पता होता है कि एक्चुअल में हम क्या हैं, किसी दूसरे को पता नहीं होता। कहते हैं ना कि खुद के बारे में सिर्फ आत्मा को पता है या परमात्मा को पता है, इसके अलावा किसी को पता नहीं होता कि आप क्या हो। इसलिए सोच समझ के कोई भी डिसीजन लें, सोच समझ के लें। इस समय जो समय है आपका वो पढ़ने का है, मेहनत करने का है, अपने आप को जानने का है। ठीक है। बाकी एक चीज़ और, आपके जो जूनियर्स हैं, जूनियर का मतलब ये है कि आने वाले जो बच्चे हैं 12th अगर कोई बच्चा करे, तो हमारा ऐप है एग्रोटेक स्टडी, वहाँ आपको प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें। इसकी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई उसको बताएं आप, हमारा पूरा 12th हम उसको पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से वो 12th कर सकता है। बहुत इजी लैंग्वेज में हम उसको 12th कराते हैं। अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो बिल्कुल करें। ठीक है। और कोई बच्चा यदि एग्रीकल्चर PAT के नोट्स लेना चाहता है तो मोबाइल नंबर दे रखें, इन पर व्हाट्सअप करके या PDF के रूप में वो PDF प्राप्त कर सकता है। तो ये जानकारियाँ थी। तो बाकी लंबा चलता जा रहा है। अब हम आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर हिस्ट्री, कृषि इतिहास। इससे संबंधित आपको पता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना तय है, बिल्कुल आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें और पूरा वीडियो को देखें जिससे आपका सभी क्वेश्चन क्लियर हो सके। ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम कृषि इतिहास यानी एग्रीकल्चर हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, फिर आगे चलेंगे। दोस्तों जानते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति एगर का मतलब होता है मृदा प्लस कल्चरा। इसका मतलब होता है कि एगर प्लस कल्चर से मिलकर बना हुआ है एग्रीकल्चर। एगर का मतलब होता है मृदा और कल्चरा का मतलब होता है खेती करना। तो समझ ध्यान रखना, एग्रीकल्चर जो शब्द है ना 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है और दोनों शब्द मैंने आपको बता दिए, एगर और दूसरा है कल्चरा। एगर का मतलब मृदा और कल्चरा का मतलब खेती करना। ठीक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, इसको विशेष याद रखना आप लोग। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है एग्रीकल्चर, ध्यान रखना। उसी तरह सभी भाषाएं होती हैं अलग, लैटिन भाषा है आपकी, ग्रीक भाषा है, अरेबियन भाषा है। इसी तरीके आपकी जो लैंग्वेज होती है ना, उस शब्द से आपका लैटिन भाषा से एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है या उस भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों, कृषि में सबसे पहले 8700 ईसा पूर्व पहले बात करते हैं हम, तो भेड़ पालन किया गया था और फिर बकरी पालन। बिल्कुल, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो सबसे पहले 8700 ईसा पूर्व, सोचिए कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने किसको पाला था? भेड़ पालन स्टार्ट किया। भेड़ पालन के बाद उन्होंने बकरी पालन स्टार्ट किया था मनुष्य ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पहले मनुष्य ने जौ एवं गेहूं की खेती करना प्रारंभ किया।
बिल्कुल, सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी खेती की, क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना, जौ, देन आफ्टर गेहूँ। जौ और गेहूँ की जो खेती सबसे पहले मनुष्य ने स्टार्ट करना प्रारंभ किया था, खेती करना प्रारंभ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, ये तो आपकी कुछ जनरल बातें हुई। आगे बात करते हैं सन 1845 की बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सन 1845 में आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण अकाल पड़ा था। बिल्कुल, आयरलैंड एक देश है, आपको पता है दोस्तों। सन 1845 की बात है कि आलू की जो खेती थी ना दोस्तों, मनुष्य ने इसको आपकी कब स्टार्ट किया था, 3500 ईसा पूर्व इसको भी स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें एक रोग लगा जिसका नाम है पछेती झुलसा, यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसको कहा जाता है। इसके कारण दोस्तों अकाल पड़ गया। अकाल कैसे पड़ गया, इस रोग ने पूरी तरीके से फसलें बर्बाद कर दी आयरलैंड में। जब फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई तो वहाँ पर क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो अकाल से काफ़ी लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। याद रखना, एग्रीकल्चर से संबंधित है, आलू से संबंधित है, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पर लिया गया है। बात करते हैं आगे दोस्तों, सन 1871, महत्वपूर्ण सन जो है इनको आपको याद रखना है। जितनी भी आपके महत्वपूर्ण सन मैंने इसमें लिए हैं वो आपको सभी याद होना चाहिए, क्योंकि पूरे एग्रीकल्चर जो है आपकी जितने भी आपके संबंधित सन हैं वो आपको याद करना है। सबसे पहले सन 1871 में भारत में संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना की गई। ध्यान रखना, संयुक्त कृषि विभाग में आपका रेवेन्यू भी रखा गया, रेवेन्यू विभाग, आपका कृषि विभाग भी रखा गया, और तीसरा आपका कह सकते हैं जो वाणिज्यिक विभाग है। तीनों विभागों को मिलाकर संयुक्त कृषि विभाग बनाया गया और इसकी स्थापना सन 1871 में की गई। दूसरा दोस्तों, सन 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की गई। सन 1875 की बात है कि सबसे पहले आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग इसकी स्थापना कब की गई, ध्यान रखना 1875 में, और कहाँ पर की गई, पुणे महाराष्ट्र में की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम सिंचाई आयोग। पहला आयोग जो बनाया था सिंचाई से संबंधित वो कब बनाया गया था, इसका गठन हुआ था सन 1901 में। सन 1901 में सबसे पहला सिंचाई आयोग का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सन 1905 में IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना पूसा बिहार में की गई। बिल्कुल दोस्तों, सन 1905 की बात है कि जो एग्रीकल्चर का हेड है, पूरे कृषि विभाग का हेड जो बनाया गया, किसको बनाया गया, एक अनुसंधान जो संस्थान जो बनाया गया वो कहाँ पर, IARI के नाम से सन 1905 में इसकी स्थापना पूसा नामक जगह पर आपकी बिहार में इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है दोस्तों, बाद में ये भूकंप के कारण मिट गया, वो बात अलग है, फिर इसको ट्रांसफ़र दिल्ली में किया गया, वो बात आगे बताएंगे आपको। अभी बात करते हैं आगे। 16 जुलाई सन 1929 को भारतीय अनुसंधान परिषद की स्थापना नई दिल्ली में की गई। बिल्कुल दोस्तों, 16 जुलाई 1929 को ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय अनुसंधान परिषद। ठीक है दोस्तों, भारतीय कृषि यहाँ पे लिखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर से, तो कृषि थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया, ध्यान रखना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, दिल्ली में। कब की गई है, ये सन मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों नेक्स्ट है खाद्य विभाग, आपका फूड से संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना, उसका विभाग का पहले तो गठन किया गया, और उसका गठन कब हुआ, सन 1942 में खाद्य विभाग का गठन किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सन 1943 की बात है कि बंगाल में धान में एक रोग लगा जिसका नाम था भूरी पत्ती धब्बा रोग यानी ब्राउन स्पॉट रोग के कारण दोस्तों बंगाल में अकाल पड़ गया। ये रोग वैसे मैं धान में पूरा क्लियर करूंगा, अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1943 में इस रोग के कारण बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु हो गई क्योंकि धान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और बंगाल में एक चीज़ बता देता हूं, सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है। जब उसमें ही सन 1943 में रोग लगा तो पूरी तरीके से धान
बर्बाद हो गई और पूरा राज्य जो पश्चिम बंगाल है उसमें हाहाकार मच गया, कह सकते हैं अकाल पड़ गया था। दोस्तों सन 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, बिल्कुल अब आपकी पढ़ाई जो स्टार्ट होती है एग्रीकल्चर की वो यहीं से होती है। सन 1960 की बात है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय GBPAU मतलब गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपकी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई सबसे पहली। और अभी की बात करें तो पंतनगर कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया, तो ध्यान रखें आपका पंतनगर उत्तर प्रदेश में खोला गया जो कि अभी उत्तराखंड में है। कब खोला गया, सन 1960 में। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय बीज निगम NSC जिसको बोला जाता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। दोस्तों राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन 1963 में की गई। जितने भी बीज जो होते हैं 3-4 तरह के बीज होते हैं, आपको पता होगा। ब्रीडर सीड होता है आपका जिस पर टैग लगा रहता है, उसी तरह आपका और 4 तरह के आपके जो सीड होते हैं वो चारों तरह के सीड आपके NSC हर राज्य में भी दोस्तों इसका क्या होता है आपका, जैसे ये तो आपका राष्ट्रीय है, ये पूरा देश का है, इसकी स्थापना सन 1963 में हुई। लेकिन आपकी राज्यों में राज्य कह सकते हैं बीज निगम भी हर राज्य में होता है जहाँ से आपको सभी प्रकार के बीज प्राप्त हो सकते हैं, चाहे आपका आधार बीज हो, चाहे आपको प्रमाणित बीज हो, चाहे आपका ब्रीडर बीज हो, सभी प्रकार के बीज आपके मिल जाते हैं। दोस्तों सन 1965 में ICAR के पहले महानिदेशक डॉक्टर BP पाल को बनाया गया। बिल्कुल सन 1965 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के पहले जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, डॉक्टर BP पाल। BP पाल का पूरा नाम ध्यान रखना बेंजामिन पियरे पाल बोला जाता है इनको, बेंजामिन पियरे पाल। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हरित क्रांति की शुरुआत सन 1965 से 66 में हुई थी। कब हुई थी, 1965 से 66 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति का नाम तो आपने सुना ही होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन। बिल्कुल दोस्तों, इसमें आपका धान और गेहूं का उत्पादन एकदम से भारी बढ़ गया था उस समय, अभी भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, सन 1973 में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। कब की गई, 1973 में। किसकी, आपकी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, एग्रीकल्चर जो विभाग है उसमें शिक्षा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। सन 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में मोहन सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र है कहाँ पर खोला गया, पांडिचेरी में खोला गया। और कब खोला गया वो भी आपको सन याद रखना है, सन 1974 में। दोस्तों कमेटी का नाम विशेष याद रखना, मोहन सिंह मेहता कमेटी। इन्होंने कमेटी जो बनाई उसमें उन्होंने कहा कि हर ज़िले में, जितना भी भारत में आपके जितने भी ज़िले हैं, हर राज्य में जितनी भी ज़िले होते हैं, सभी ज़िलों में कृषि विज्ञान की स्थापना की जाए, जिससे किसानों को क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा। किसान एग्रीकल्चर से, कृषि से संबंधित कोई भी आपका समस्या का पूरा तरीके से समाधान कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका सन 1979 में लैब टू लैंड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बिल्कुल, लैब टू लैंड प्रोग्राम जो था दोस्तों सन 1979 में स्टार्ट हुआ। इसमें रिसर्च लैब, जिसमें जो भी रिसर्च होती थी कृषि से संबंधित, उसको लैंड तक यानी भूमि तक पहुंचाना का जो काम था, जो कार्यक्रम बनाया गया वो सन 1979 में बनाया गया कि कोई भी रिसर्च हो रही है, कोई भी आपका नया काम हो रहा है कृषि में, तो उसको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उस पर पूरा जो कार्यक्रम बना उसका नाम था लैब टू लैंड प्रोग्राम। नेक्स्ट है दोस्तों, 12 जुलाई 1982 को कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक, ये एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बैंक है जिसका नाम है नाबार्ड, और इसकी स्थापना मुंबई में की गई। बिल्कुल, 12 जुलाई 1982 का जो कृषि का सबसे बड़ा बैंक है आज की डेट में देखा जाता है तो वो है नाबार्ड, और इसकी स्थापना कहाँ की गई, मुंबई में। ठीक है दोस्तों, और इसके पूरा फुल फॉर्म की हम जब बात करते हैं तो नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की फुल फॉर्म है, ध्यान रखें दोस्तों।
नेक्स्ट बात करते हैं सन 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ हुई। आप तो जानते होंगे किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जिसमें दोस्तों आपको पता है कोई भी किसान बैंक में जाकर अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर वहां से लोन प्राप्त कर सकता है। वो स्कीम स्टार्ट हुई थी सन 1998-99 में और अब वहां से लोन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय किसान आयोग। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी इम्पोर्टेंट हैं वैसे तो, जनरली हमको सभी पढ़ना है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन सन 2004 में किया गया। राष्ट्रीय किसान आयोग बिल्कुल जो अभी भी है, और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, सबसे पहले जो अध्यक्ष थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अभी भी हैं, जो कि हरित क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। तो ध्यान रखें आप लोग यहाँ पर राष्ट्रीय किसान आयोग को। आगे बात करते हैं दोस्तों 2 फरवरी 2006 को नरेगा कार्यक्रम शुरू हुआ और जिसका नाम सन 2009 में मनरेगा कर दिया गया। बिल्कुल दोस्तों, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी जो अधिनियम है वो कब बना था आपका 2006 में, और इसको मनरेगा नाम दे दिया। एम से इसमें महात्मा गांधी को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 2009 में। शुरुआत कब हुई इसकी? सन 2006 को। ये याद आपको होना चाहिए, क्योंकि मनरेगा के अंतर्गत आपको पता है जो मज़दूर हैं उनको काम दिया जाता है, वह काम करते हैं और वहाँ से जो है आपका पैसा प्राप्त करते हैं, मतलब मजदूरी उनको मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मिशन। बागवानी का मतलब आपके बागान वाली जो फसलें हैं, जैसे आपकी जो भी बागानी फसलें हैं, जैसे आप आपकी चाय हो, ये चाय आपकी कॉफ़ी हो या आपका काजू हो, जो भी आपकी फसलें हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसमें उनको बढ़ावा देने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया गया जिसकी शुरुआत सन 2005 में हुई। नाम क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इसको बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर से संबंधित जितनी भी फसलें हैं, जैसे आपकी आम हो, चाहे आपका अमरूद हो या अंगूर हो, सभी को बढ़ावा देने के हिसाब से इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। अब बात करते हैं हम भारतीय कृषि महत्वपूर्ण बिंदु। भारतीय कृषि के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं बात करते हैं उनकी। दोस्तों भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान रखें 328 मिलियन हेक्टेयर टोटल भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। कितना है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल? ध्यान रखना 328 मिलियन हेक्टेयर टोटल आपका क्षेत्रफल है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका कुल फसल उगाया जाने वाला क्षेत्रफल। टोटल आपका जो है फसल उगाया जाने वाला क्षेत्रफल है वो कितना है? 193 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 328 मिलियन हेक्टेयर टोटल एरिया है, जिसमें हम 193 मिलियन हेक्टेयर पर फसल उगा सकते हैं। शुद्ध फसल बोया जाने वाला क्षेत्रफल, बिल्कुल शुद्ध फसल जो बोई जाती है, नेट कल्टीवेटेड जो एरिया है वो है दोस्तों 141 मिलियन हेक्टेयर, जिस पर अभी जैसे बात करते हैं तो आपकी जो फसल उत्पादन है वो कितने पर लिया जाता है? आपका 141 मिलियन हेक्टेयर पर। बाकी जैसे अब आप कुल फसल उगाया जाने वाले क्षेत्रफल और शुद्ध फसल बोया जाने वाले क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है, ये थोड़ा सा हमको जानना होगा। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कुल मतलब टोटल पर आप फसल का उत्पादन कर सकते हो 193 मिलियन हेक्टेयर पर। शुद्ध जिस पर बोया जाता है वहाँ सकते हैं, बाकी पर नहीं किया जाता, और भी कार्य आपके कर लिए जाते हैं, तो वो आपका कुल होता है। जबकि शुद्ध जो है वो 141 मिलियन हेक्टेयर है जिस पर खेती की जा रही है, कल्टीवेशन की जा रही है फसलों की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 76 मिलियन हेक्टेयर, 76 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें सिंचाई की जा सकती है। जबकि शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है वो है 59 मिलियन हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का मतलब वही हुआ आपका कि जिस पर सिंचाई अभी की जा रही है, और अभी की डेट में अगर बात करते हैं हम जनरली तो आपका सिंचाई और भी जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। आपका 59 की जगह अभी कह सकते हैं आप लोग, अभी बात करें तो अभी सिंचाई पे किसान सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है, सरकार भी इस पर सबसे ज़्यादा जोर दे रही है कि सिंचित क्षेत्रफल बढ़े जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ सके। नेक्स्ट दोस्तों देश में कृषि की कुल जीडीपी, कृषि की कुल जीडीपी कितनी है? पूरे आय की बात करते हैं तो 15.1% 2019-20 का ये डाटा है। इतना आपकी बार जीडीपी रही है कृषि की। बात करते हैं दोस्तों आगे, फसल उत्पादन में
प्रथम राज्यों की कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में कौन सी फसल होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी। दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश का है। दलहन मतलब सबसे ज़्यादा दालें कहाँ पर होती हैं? मध्य प्रदेश में होती हैं। दूसरे दोस्तों, कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। खाद्यान्न का मतलब तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, खाने वाली फसलें, जिसके अंतर्गत आपकी गेहूं, आपकी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा सभी आती हैं। इनका कुल टोटल की बात करते हैं हम आपके सीरियल प्रोडक्शन की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? आपका उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य। आपकी जो तिलहन वाली फसलें होती हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं, ऑयल सीड क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, तथा दूसरा स्थान आता है आपका राजस्थान का। दूसरा नाम किसका आता है? जहाँ पर राजस्थान का। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल, सबसे अधिक व्हीट प्रोडक्शन हाईएस्ट कहाँ पर होता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। दोस्तों नेक्स्ट है, सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। बिल्कुल, इससे पहले मैंने बताया था कि धान यानी चावल या राइस कह सकते हैं या पैडी, इसका सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे अधिक बाजरा। सबसे अधिक बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ पर होता है? ध्यान रखें, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पर होती है? आपकी कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन। तो सबसे अधिक मूंगफली यानी ग्राउंड नट का प्रोडक्शन हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात राज्य में होता है। सबसे अधिक सरसों की बात करते हैं तो सबसे अधिक मस्टर्ड का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? आपका राजस्थान राज्य में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक सोयाबीन की बात करें तो सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे अधिक कपास का उत्पादन। तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? गुजरात में आपका सबसे अधिक आपका कपास का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन। तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। गन्ने की और चीनी की बात करते हैं, चीनी प्रोडक्शन भी आपका उत्तर प्रदेश राज्य में एवं महाराष्ट्र में, दोनों में आपकी चीनी अधिक बनती है। दोस्तों नेक्स्ट है, सबसे अधिक सूरजमुखी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। सूरजमुखी जो होती है आपकी, जिसका आपका प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होता है? सनफ्लावर बोला जाता है। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा आपकी सूरजमुखी का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे अधिक ज्वार। सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन बात करें तो सबसे ज़्यादा ज्वार को महाराष्ट्र राज्य में उगाया जाता है। कहाँ पर उगाया जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा ज्वार का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों हमने